उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां खेतों की मिट्टी से ज्यादा लोगों के दिलों में मेहनत बसी थी, वहां रहता था एक गरीब किसान रामलाल। टूटी हुई झोपड़ी, फटी हुई धोती और हाथों में हमेशा हल की मुट्ठी। पर रामलाल के दिल में एक सपना था, अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखा देना कि वो इस गांव की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दे। उसके घर में थी उसकी पत्नी सीता और उनका 10 साल का बेटा गोपाल। छोटा सा गोपाल, पर आंखों में बड़े बड़े सपने। सुबह की पहली किरण के साथ ही रामलाल अपने खेतों की ओर निकल पड़ता था। पसीने से लथपथ शरीर और चेहरे पर थकान, फिर भी होठों पर एक मुस्कान, क्योंकि उसे पता था वो जो कर रहा है अपने बेटे के भविष्य के लिए कर रहा है। हे भगवान, आज की फसल अच्छी हो जाए तो गोपाल की किताबें आ जाएंगी। बच्चे को पढ़ाई में इतना मन लगता है और मैं उसकी किताबों का इंतजाम भी नहीं कर पाता। उधर घर में सीता चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। बर्तन खाली थे, पर उसका मन भरा हुआ था अपने बेटे के लिए उम्मीदों से। गोपाल, बेटा आजा, खाना खा ले, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। माँ, ये देखो, मुझे मास्टर जी ने ये किताब दी है। कहा है अगर मैं मन लगाकर पढूं तो बड़ा आदमी बन सकता हूँ। हाँ बेटा, जरूर बनेगा, बस तू पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। गोपाल जल्दी जल्दी रोटी खाकर अपनी फटी हुई किताबों का बस्ता उठाकर स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे मिलते थे गांव के बड़े बड़े घरों के बच्चे, जो नई साइकिलों पर स्कूल जाते थे। गोपाल नंगे पैर धूल भरे रास्तों पर दौड़ते हुए स्कूल पहुंचता था, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता था। रास्ते में गांव का जमींदार का बेटा राजू अपनी नई साइकिल पर आता दिखा। उसने गोपाल को देखकर मुंह बनाया। अरे देखो, गरीब किसान का बेटा, फटे कपड़े, टूटी चप्पल भी नहीं। तू क्या पढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा क्या? गोपाल के साथी बच्चे हंस पड़े, पर गोपाल ने ना गुस्सा किया ना आंसू बहाए। उसने बस अपनी आंखों में एक चमक के साथ जवाब दिया। राजू, कपड़े फटे हो सकते हैं, पर सपने नहीं फटते। एक दिन तुम देखोगे, मैं जरूर कलेक्टर बनूंगा। राजू और उसके दोस्त फिर हंसे और आगे बढ़ गए, पर गोपाल के मन में उस दिन एक चिंगारी जल उठी, एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। स्कूल में गोपाल सबसे आगे बैठता, हर सवाल का जवाब सबसे पहले देता। मास्टर जी को भी उस पर गर्व था। बच्चों, देखो गोपाल को, घर में इतनी तंगी है, फिर भी इसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं। तुम सब भी इससे सीखो। गोपाल का चेहरा गर्व से चमक उठा, पर उसी वक्त स्कूल के दरवाजे पर एक आदमी आया, रामलाल का पड़ोसी हरिया काका, हांफते हुए। मास्टर जी, गोपाल को जल्दी घर भेज दीजिए, रामलाल खेत में गिर गया है। गोपाल का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। किताब हाथ से गिर गई और वो दौड़ पड़ा, अपने बस्ते की परवाह किए बिना अपने पिता की तरफ। खेत में रामलाल जमीन पर पड़ा था, चेहरे पर दर्द, माथे पर पसीना। दिन भर की भूख और मेहनत ने उसे बेहोश कर दिया था। गोपाल दौड़ते हुए पहुंचा, अपने पिता को गोद में उठाया। पापा आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ पापा। आसपास के किसान इकट्ठा हो गए। किसी ने पानी लाकर मुंह पर छिड़का, कोई गांव के वैद्य को बुलाने दौड़ा। कुछ पलों बाद रामलाल की आंखें हल्की सी खुली। गोपाल, बेटा मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। बस भूख और धूप से थोड़ा चक्कर आ गया था। पापा, आज से मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करूंगा, मेहनत भी करूंगा। मैं आपको इस तरह और तकलीफ में नहीं देख सकता। उस रात टूटी हुई झोंपड़ी के भीतर एक दिए की मध्यम रोशनी में गोपाल ने अपनी पुरानी किताब खोली। बाहर हवा तेज चल रही थी। दिया बार बार बुझने को था, पर गोपाल का हौसला नहीं बुझा। बेटा, इतनी रात हो गई, सो जा, कल फिर स्कूल जाना है। माँ, पापा ने आज जो तकलीफ झेली वो मैं भूल नहीं सकता। जब तक मैं कुछ बड़ा नहीं बन जाता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सीता की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। उसने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और चुपचाप वहाँ से हट गई, उसे इसकी पढ़ाई में डूबा हुआ छोड़कर। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। गोपाल स्कूल के साथ साथ खेतों में भी पिता का हाथ बटाने लगा। सुबह जल्दी उठकर खेत जाता, फिर स्कूल, फिर शाम को वापस खेत, और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई। उसकी दिनचर्या इतनी कठिन थी कि गांव के बड़े बूढ़े भी हैरान रह जाते थे। एक शाम गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, रामलाल का बेटा तो कमाल का निकला।
दिन भर मेहनत करता है और रात को पढ़ता भी है। अरे छोड़ो, गरीब आदमी के सपने भी गरीब ही रहते हैं। कलेक्टर बनना कोई मजाक है क्या? बड़े बड़े शहर के बच्चे भी नहीं बन पाते। ये बातें हवा के साथ उड़ते हुए गोपाल के कानों तक भी पहुंची। पर अब गोपाल ने फैसला कर लिया था, वो इन तानों को अपनी ताकत बनाएगा, कमजोरी नहीं। साल के अंत में स्कूल में वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया। पूरा स्कूल मैदान में इकट्ठा था। मास्टर जी हाथ में रिजल्ट शीट लेकर मंच पर आए। इस साल हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला विद्यार्थी है गोपाल। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दूर खड़ा राजू, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, आज चुप था। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं, हल्की सी हैरानी और थोड़ी सी इज्जत थी। ये तो बस शुरुआत है, मुझे अभी बहुत आगे जाना है। कलेक्टर बनकर अपने पापा का सपना पूरा करना है। उस दिन शाम को जब गोपाल घर पहुंचा और रामलाल को अपना रिजल्ट दिखाया, तो एक गरीब किसान की आंखों में जो चमक थी वो किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं थी। बेटा, आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी। मुझे पूरा यकीन है एक दिन तू जरूर कलेक्टर बनेगा। पर गोपाल की ये यात्रा अभी बहुत लंबी थी। आगे थी मुश्किलें, गरीबी की मार और भी बड़े इम्तिहान। क्या गोपाल अपने पापा का सपना पूरा कर पाएगा? क्या वो सच में एक दिन कलेक्टर बनेगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले भाग में। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। गोपाल अब 12 साल का हो चुका था। स्कूल में सबसे होशियार, गांव में सबसे मेहनती। पर गरीबी अभी भी उसके परिवार का पीछा नहीं छोड़ रही थी। रामलाल की सेहत पहले जैसी नहीं रही थी। खेत में गिरने वाली घटना के बाद उसकी कमर में दर्द अक्सर उठता रहता था। फिर भी वो हर सुबह खेत जाना नहीं छोड़ता था। एक सुबह गोपाल जल्दी उठा और देखा कि उसके पापा दर्द से कराहते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे हैं। पापा, आप लेटे रहिए, आज मैं खेत चला जाऊंगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बेटा, तुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई का नुकसान मत कर। मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगा तो चला जाऊंगा। पापा, आज छुट्टी का दिन है और वैसे भी अगर आप ऐसे ही खुद को धकेलते रहे तो एक दिन कुछ बड़ा हो सकता है। मुझे जाने दीजिए। रामलाल ने बेटे की जिद के आगे हार मान ली। गोपाल ने अपने पापा के पुराने हल को उठाया, कंधे पर रखा और खेत की ओर चल पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, पर गोपाल के कदमों में एक अलग ही तेजी थी। खेत में पहुंचकर गोपाल ने हल जोतना शुरू किया। हाथ अभी उतने मजबूत नहीं थे, हल भारी था, पर उसने हार नहीं मानी। पसीना बहता रहा पर वो रुका नहीं। तभी वहाँ से गुजरते हुए गांव के जमींदार ठाकुर साहब की नजर गोपाल पर पड़ी। ठाकुर साहब घोड़े पर सवार थे, पीछे उनका बेटा राजू भी था। अरे रामलाल के लड़के, इतनी छोटी उम्र में हल चलाना सीख गया। पढ़ाई लिखाई का शौक तो बस दिखावा है ना। आखिर तुझे तो खेत में ही मरना है अपने बाप की तरह। हाँ पापा, ये तो कहता था कलेक्टर बनेगा, देखो अभी हल पकड़े खड़ा है। गोपाल का चेहरा एक पल के लिए तमतमाया, पर उसने खुद को संभाला। उसने हल को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। ठाकुर साहब, हल पकड़ना कोई शर्म की बात नहीं। मेरे पापा ने इसी हल से हमें पाला है। और रही बात कलेक्टर बनने की, वो सपना मैंने नहीं छोड़ा, बस आज मेहनत भी कर रहा हूँ। ठाकुर साहब कुछ नहीं बोले, बस घोड़ा आगे बढ़ा दिया। पर उनके मन में कहीं एक हल्की सी बेचैनी जरूर उठी। इस गरीब लड़के की आंखों में जो आत्मविश्वास था वो आम बात नहीं थी। दोपहर होते होते गोपाल थक चुका था, हाथों में छाले पड़ गए थे, पर उसने काम जारी रखा। तभी दूर से सीता उसके लिए खाना लेकर आई। बेटा, ये हाथ देख कैसे छाले पड़ गए। तू पढ़ाई कर, ये काम हम संभाल लेंगे। माँ, छाले तो मिट जाएंगे, पर अगर मैंने आज मेहनत नहीं की तो पापा की तकलीफ नहीं मिटेगी। और वैसे किताब निकालते हुए देखो, मैं खाना खाते हुए भी पढ़ सकता हूँ। सीता की आंखों में फिर से वही गर्व भरे आंसू आ गए। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और चुपचाप वापस घर की ओर चल दी, दिल में एक अजीब सी उम्मीद लिए। रात को दिए की रोशनी में गोपाल पढ़ाई करता रहा। रामलाल, जो अब कुछ बेहतर महसूस कर रहा था, चुपचाप बेटे को देखता रहा। सीता, देख इसे, दिन भर खेत में मेहनत की फिर भी थका नहीं। ये लड़का हमारे नसीब से बड़ा निकलेगा। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो, पर एक डर है मन में। पढ़ाई तो ठीक है, पर आगे की पढ़ाई के लिए तो शहर जाना पड़ेगा। इतना पैसा कहाँ से आएगा? रामलाल की आंखों में चिंता की एक परछाई गुजरी, पर उसने खुद को संभाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा।
जमीन बेचनी पड़े तो बेच दूंगा, पर गोपाल को पढ़ाऊंगा जरूर। ये बातें गोपाल के कानों तक भी पहुंची। उसने किताब बंद की और अपने मन में एक नई कसम खाई। वो अपने पापा को कभी जमीन बेचने नहीं देगा। वो खुद अपने बलबूते पर आगे बढ़ेगा। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक बड़ी घोषणा हुई। जिले से एक विशेष परीक्षा होने वाली थी, जिसमें अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को शहर के बड़े स्कूल में मुफ्त छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के साथ दाखिला मिलेगा। बच्चों, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का मौका है। जो भी इस परीक्षा में टॉप करेगा उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिलेगा। मेहनत करो, ये सुनहरा अवसर है। गोपाल की आंखों में एक नई चमक आ गई। यही तो वो मौका था जिसका उसे इंतजार था। उसने उसी दिन से दिन रात एक करके पढ़ाई में जुट जाने का फैसला किया। बस यही मौका है। अगर मैं ये परीक्षा पास कर गया तो पापा को अब जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे हर हाल में टॉप करना है। अगले कुछ हफ्ते गोपाल के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। सुबह जल्दी उठकर खेत में काम, फिर स्कूल, फिर वापस खेत और रात को देर तक पढ़ाई। कई बार वो इतना थक जाता कि किताब पर सिर रखकर वहीं सो जाता। एक रात दिए का तेल खत्म हो गया, अंधेरा छा गया। गोपाल परेशान हो उठा। अब क्या करूं? अभी तो बहुत पढ़ाई बाकी है, दिया कैसे जलेगा? तभी उसे याद आया, गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां रात भर एक दिया जलता रहता था। बिना एक पल गंवाए गोपाल अंधेरी रात में अकेला उस मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर पहुंचकर गोपाल ने अपनी किताबें फैला दी और दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ाई शुरू कर दी। ठंडी हवा चल रही थी, सन्नाटा था, पर गोपाल का ध्यान सिर्फ अपनी किताबों पर था। तभी वहां मंदिर के पुजारी जी आए, जो रात की पूजा के लिए वहां आया करते थे। उन्होंने गोपाल को इतनी रात को अकेले पढ़ते देखा तो हैरान रह गए। बेटा, इतनी रात को यहाँ अकेले, डर नहीं लगता? पुजारी जी, मुझे डर सिर्फ एक बात का लगता है कि कहीं मेहनत में कमी न रह जाए और मैं ये मौका गंवा ना दूं। बाकी किसी चीज का डर नहीं। पुजारी जी की आंखों में गोपाल के लिए एक अजीब सा सम्मान उमड़ आया। उन्होंने बिना कुछ कहे मंदिर का एक और दिया जलाकर गोपाल के पास रख दिया। बेटा, भगवान ऐसे ही बच्चों की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। पढ़ो, मैं यहीं बैठा हूँ। उस रात के बाद गोपाल का ये मंदिर एक नया ठिकाना बन गया, जहाँ वो रोज रात को पढ़ने जाता और पुजारी जी चुपचाप उसका साथ देते। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका गोपाल को बेसब्री से इंतजार था। परीक्षा से एक दिन पहले की शाम पूरा परिवार एक साथ बैठा था। बेटा, कल तेरी परीक्षा है, घबराना मत। जो मेहनत तूने की है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। बेटा, आज मैंने तेरे लिए विशेष हलवा बनाया है, थोड़ा खा ले, मन शांत रहेगा। गोपाल ने माँ के हाथ का हलवा खाया, पापा का आशीर्वाद लिया और रात को जल्दी सो जाने की कोशिश की। पर उसकी आंखों में नींद कम, सपने ज्यादा तैर रहे थे। कलेक्टर बनने के सपने, अपने पापा का दर्द मिटाने के सपने। अगली सुबह गोपाल जल्दी उठा, नहा धोकर तैयार हुआ और अपने पापा का आशीर्वाद लेकर जिले के परीक्षा केंद्र की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ता लगभग 10 किलोमीटर लंबा था, पर उसके पास कोई साधन नहीं था। रास्ते में उसे राजू अपने पापा की गाड़ी में जाता दिखा। गाड़ी रुकी, राजू ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। अरे गोपाल, पैदल जा रहे हो? हमारे साथ बैठ जाओ, कम से कम थके तो नहीं परीक्षा देने। गोपाल के पैर दर्द से जकड़े हुए थे, पर उसने अपने अंदर के स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया। धन्यवाद राजू, पर मैं अपने पैरों पर चलकर जाना पसंद करूंगा। जो मंजिल मेहनत से मिलती है उसका मजा ही कुछ और होता है। राजू हैरान होकर उसे देखता रह गया। फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। गोपाल ने अपनी चाल तेज कर दी और आखिरकार थका हुआ पर दृढ़ निश्चय के साथ परीक्षा केंद्र पहुंच गया। परीक्षा हॉल में सैकड़ों बच्चे बैठे थे। गोपाल अपनी सीट पर बैठा, हाथ जोड़कर आंखें बंद की। हे भगवान, मेरी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरे माँ बाप का सपना है। परीक्षा शुरू हुई। गोपाल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दिया। घंटों की मेहनत, रातों की जागी हुई पढ़ाई, मंदिर की मध्यम रोशनी में सीखे गए पाठ, सब कुछ आज उसके काम आ रहा था। परीक्षा खत्म होने के बाद गोपाल हॉल से बाहर निकला। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सा सुकून भी था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब बस नतीजे का इंतजार है। पर गोपाल को नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। नतीजा आने से पहले उसके परिवार पर एक ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो उसके सारे सपनों को हिला देने वाली थी। क्या गोपाल इस मुश्किल घड़ी में भी अपना हौसला बनाए रख पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग में।
परीक्षा के कुछ दिन बीत चुके थे। गोपाल हर रोज बेसब्री से नतीजे का इंतजार करता, पर साथ ही खेत का काम और पढ़ाई भी जारी रखता। जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चल रही थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम आसमान में अचानक काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। रामलाल और गोपाल खेत में आखिरी काम निपटा रहे थे, तभी बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। ये तो बेमौसम बारिश है बेटा। अगर ये ऐसे ही बरसती रही तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। पापा, जल्दी से जितना अनाज बच सकता है समेट लेते हैं। बाप बेटे ने पूरी रात बारिश में भीगते हुए अपनी मेहनत से उगाई फसल को बचाने की कोशिश की, पर प्रकृति के आगे इंसान की मेहनत छोटी पड़ गई। सुबह होते होते तूफान ने आधे से ज्यादा खेत तबाह कर दिया था। सुबह की रोशनी में जब रामलाल ने अपनी खेत की हालत देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी फसल कीचड़ में डूबी हुई थी। साल भर की मेहनत कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल गई थी। भगवान, ये तूने क्या किया? अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? गोपाल की पढ़ाई का क्या होगा? गोपाल अपने पापा को इस हालत में देखकर बुरी तरह टूट गया। उसने अपने पापा को कंधे से पकड़कर उठाया। पापा उठिए, हिम्मत मत हारिए, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से खड़े होंगे। बेटा, इस बार बात सिर्फ फसल की नहीं है। मैंने बीज और खाद के लिए साहूकार से कर्ज लिया था। अब वो पैसा कैसे लौटाऊंगा? गोपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पता था गांव का साहूकार लालाजी कितना निर्दयी है। कुछ दिनों बाद लालाजी खुद रामलाल के घर आ पहुँचे कर्ज वसूलने। उनके साथ उनके 2 आदमी भी थे। रामलाल, तुझ पर मेरे 5,000 रुपए उधार हैं, ब्याज मिलाकर। 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, अगर पैसा नहीं आया तो तेरी जमीन मेरे नाम लिखवा लूंगा। लाला जी, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। इस बार फसल बारिश में बर्बाद हो गई। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? मुझे तेरी मुसीबतों से कोई मतलब नहीं। 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता, वरना याद रखना। लालाजी अपने आदमियों के साथ चले गए। रामलाल वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़कर। गोपाल दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां गुस्से और लाचारी से भिंज गईं। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सीता चुपचाप रो रही थी। रामलाल कोने में बैठा शून्य में देख रहा था। गोपाल दोनों के पास आकर बैठ गया। पापा, मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए। मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगा और आपके साथ मजदूरी करूंगा। हम मिलकर कर्ज चुका देंगे। नहीं, कभी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। ये मेरा और तेरी माँ का सपना है। बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। गोपाल का दिल भर आया। उसने ठान लिया कि वो चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेगा। अगली सुबह से पहले उसने एक फैसला ले लिया था। गोपाल स्कूल जाने की बजाय गांव के दूसरे किसानों के घर गया। उसने देखा कि सिर्फ उसके पापा की ही नहीं, बल्कि गांव के कई और गरीब किसानों की फसल भी उसी तूफान में बर्बाद हुई थी, और वो सब भी लालाजी के कर्ज में दबे हुए थे। काका, क्या सिर्फ हमारी ही फसल बर्बाद हुई या गांव के और लोगों की भी? बेटा, ये तूफान किसी एक का दुश्मन नहीं था। आधे गांव के खेत तबाह हो गए और लालाजी सबसे एक जैसी बात कह रहे हैं, या तो पैसा या जमीन। गोपाल के दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर अकेले अकेले हर किसान लालाजी के सामने कमजोर हैं, तो शायद सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। गोपाल ने हिम्मत जुटाकर गांव के सरपंच जी से मुलाकात की। सरपंच जी, क्या सरकार की तरफ से किसानों के लिए कोई मदद नहीं आती जब फसल बारिश या तूफान से बर्बाद होती है? आती तो है बेटा, फसल बीमा योजना और राहत कोष जैसी चीजें, पर हमारे गांव के लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं और आवेदन करने के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। कागजी काम होता है। सरपंच जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं मास्टर जी की मदद से पता करता हूँ कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। शायद इससे पापा जैसे कई किसानों की मदद हो जाए। सरपंच जी गोपाल की सूझबूझ देखकर हैरान रह गए। एक 12 साल का लड़का इतनी समझदारी से बात कर रहा था। गोपाल स्कूल गया और मास्टर जी को सारी बात बताई। गोपाल, ये अच्छी बात है कि तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे गांव के बारे में सोच रहे हो। चलो, मैं तुम्हारे साथ जिला कार्यालय चलता हूँ। वहाँ पता करते हैं फसल राहत योजना के बारे में। अगले दिन मास्टर जी और गोपाल जिला मुख्यालय पहुँचे। वहाँ का माहौल गोपाल के लिए बिल्कुल नया था। बड़ी बड़ी इमारतें, फाइलों के ढेर और लोगों की भीड़। वहाँ उन्हें कर्मचारी ने बताया कि राहत राशि के लिए आवेदन करना होगा
और इसके लिए कुछ कागजी कार्रवाई जरूरी है। लेकिन असली मदद तब मिली जब वहाँ मौजूद जिले के एक अधिकारी ने गोपाल की बातें सुनी। वो अधिकारी थी कलेक्टर साहिबा, श्रीमती अंजलि वर्मा। वो उस दिन किसी काम से उस कार्यालय में मौजूद थी और गोपाल को इतनी छोटी उम्र में अपने गांव के लिए इतनी गंभीरता से बात करते देख रुक गईं। बेटा, तुम इतनी छोटी उम्र में जिला कार्यालय में अकेले आवेदन के लिए आए हो? किसने भेजा तुम्हें? मैडम जी, मेरे गांव के कई किसानों की फसल तूफान में बर्बाद हो गई। मेरे पापा भी उनमें से एक हैं। हम राहत योजना के बारे में जानने आए हैं। कलेक्टर साहिबा गोपाल की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अपने एक अधिकारी को बुलाकर गोपाल के गांव के मामले को प्राथमिकता से देखने का आदेश दिया। इस बच्चे के गांव का सर्वे जल्दी करवाइए और जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें राहत राशि जल्द से जल्द दी जाए। फिर उन्होंने गोपाल की तरफ मुड़कर पूछा, बेटा तुम पढ़ते हो, तुम्हारा सपना क्या है? मैडम जी, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ आपकी तरह, ताकि मैं अपने जैसे गरीब लोगों की मदद कर सकूं बिना उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। अंजलि वर्मा की आंखों में इस छोटे बच्चे के लिए गहरा सम्मान उमड़ आया। उन्होंने अपने पर्स से कुछ किताबें और एक पत्र निकालकर गोपाल को दिया। बेटा, अगर तुम्हारे अंदर ये आग है तो मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम जरूर कलेक्टर बनोगे। ये मेरा पता है, जब भी जरूरत पड़े मुझसे संपर्क करना, और हाँ, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। गोपाल का दिल खुशी से भर उठा। उसे लगा जैसे भगवान ने खुद उसकी मदद के लिए किसी को भेज दिया हो। कुछ हफ्तों बाद जिला प्रशासन की टीम गांव पहुंची और नुकसान का सर्वे किया। जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई थी उन सभी को सरकारी राहत राशि मिली, जिसमें रामलाल भी शामिल था। जब रामलाल के हाथ में राहत राशि का पैसा आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गोपाल को गले से लगा लिया। बेटा, तूने आज हमारी पूरी जिंदगी बचा ली। एक 12 साल का लड़का इतनी बड़ी मुसीबत में इतनी समझदारी से काम ले, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे पूरा भरोसा है, अब कोई मुश्किल तुझे तेरी मंजिल से नहीं रोक सकती। गांव के लोग भी अब गोपाल को अलग नजरों से देखने लगे थे। जो लोग कभी उसकी गरीबी पर हंसते थे, आज उसकी सूझबूझ की तारीफ कर रहे थे। यहाँ तक कि साहूकार लालाजी भी अब उसे देखकर थोड़ा सतर्क रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद स्कूल में मास्टर जी ने गोपाल को खुशखबरी सुनाई। गोपाल, तुम्हारी छात्रवृत्ति परीक्षा का नतीजा आ गया है। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला, पर उस लिफाफे के अंदर क्या था? खुशखबरी या फिर एक और मुश्किल इम्तिहान? गोपाल की मेहनत रंग लाई या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में, जहां शुरू होगी गोपाल की असली यात्रा गांव से शहर तक की। गोपाल के कांपते हाथों ने लिफाफा खोला। पूरी क्लास की सांसें थमी हुई थीं। मास्टर जी भी उत्सुकता से देख रहे थे। गोपाल ने कागज निकाला और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। गोपाल कुमार, पूरे जिले में प्रथम स्थान। बधाई हो बेटा, तुम्हें शहर के राजकीय उच्च विद्यालय में मुफ्त छात्रवृत्ति के साथ दाखिला मिल गया है। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। गोपाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हो। मास्टर जी, ये मेरी नहीं, मेरे माँ बाप की जीत है। उन्होंने जो त्याग किया, आज उसका फल मिला है। जब गोपाल दौड़ते हुए घर पहुंचा और अपने माता पिता को ये खबर सुनाई, तो घर में जैसे खुशियों की बरसात हो गई। बेटा, मुझे पता था तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। अब तू शहर जाकर पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। पर उसी खुशी के बीच रामलाल के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर उभर आई। सीता ने उसे भांप लिया। क्या हुआ, खुश नहीं हो? खुश हूँ सीता, बहुत खुश हूँ। पर शहर में रहना, खाना, किताबें, कपड़े, छात्रवृत्ति सिर्फ स्कूल की फीस माफ करेगी। बाकी खर्चे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो अभी भी लाला जी का आधा कर्ज बाकी है। कमरे में खामोशी छा गई। गोपाल ने अपने पापा का हाथ पकड़ा। पापा, आप चिंता मत कीजिए। मैं शहर में पढ़ाई के साथ साथ कोई छोटा मोटा काम भी कर लूंगा, पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामलाल ने बेटे की आंखों में वो दृढ़ निश्चय देखा जो उसे यकीन दिला गया कि उसका बेटा हर मुश्किल का सामना कर लेगा। जाने से एक दिन पहले पूरा गांव गोपाल को विदाई देने इकट्ठा हुआ। जो लोग कभी उसकी गरीबी पर हंसते थे, आज उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। बेटा, हमारे गांव का नाम रोशन करना, हम सब तेरे साथ हैं। तभी भीड़ में से राजू आगे आया। उसकी आंखों में अब कोई मजाक नहीं, बल्कि सच्ची इज्जत थी। गोपाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, पर आज मुझे एहसास हुआ, असली अमीरी पैसों से नहीं, मेहनत और हौसले से होती है।
कोई बात नहीं राजू, तुम्हारी बातों ने ही तो मुझे और मेहनत करने की ताकत दी। शुक्रिया। पुजारी जी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने गोपाल को आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी पोटली उसके हाथ में रखी। बेटा, इसमें मंदिर का थोड़ा प्रसाद है और कुछ पैसे भी जो गांव वालों ने मिलकर इकट्ठा किए हैं। रख लो, शहर में काम आएंगे। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पुजारी जी और सारे गांव वालों का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अगली सुबह रामलाल और सीता अपने बेटे को बस स्टैंड तक छोड़ने आए। माँ का दिल भारी था, पर आंखों में बेटे के भविष्य की उम्मीद भी थी। बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक से खाना खाना और हमें भूल मत जाना। माँ, मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, मेरी जड़ें यहीं हैं। जो कुछ भी बनूंगा आप दोनों की वजह से बनूंगा। बेटा, शहर में बहुत फर्क होगा। लोग, माहौल, हर चीज अलग होगी। कभी हार मत मानना और कभी अपनी जड़ों को मत भूलना। बस आए। गोपाल ने अपने माता पिता के पैर छुए, अपना छोटा सा बैग उठाया और बस में चढ़ गया। बस जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, गोपाल खिड़की से अपने गांव को, अपने माता पिता को दूर होते देखता रहा। आंखों में आंसू, पर दिल में एक नया संकल्प। शहर पहुंचकर गोपाल हैरान रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, तेज रफ्तार गाड़ियां, सब कुछ उसके गांव से बिल्कुल अलग था। स्कूल पहुंचकर भी उसे अजीब सा महसूस हुआ। बाकी बच्चे अच्छे कपड़ों में, नई किताबों के साथ, जबकि गोपाल के पास बस एक पुराना बैग और कुछ किताबें थीं। क्लास में गोपाल सबसे पीछे बैठा। कुछ बच्चों ने उसके पुराने कपड़ों को देखकर आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। देख यार, ये गांव से आया क्या? कपड़े देख इसके। गोपाल ने ये सुना पर नजरअंदाज कर दिया। उसे पता था यहाँ भी उसे अपनी मेहनत से ही अपनी जगह बनानी होगी। क्लास टीचर सुनीता मैडम ने जब क्लास में सवाल पूछे तो पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सिर्फ गोपाल ने हाथ उठाया। हाँ, बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैडम जी, मेरा नाम गोपाल है। गांव रामपुर से आया हूँ। गोपाल ने सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया, इतनी स्पष्टता से कि पूरी क्लास हैरान रह गई। सुनीता मैडम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया गोपाल, बिल्कुल सही जवाब। देखा बच्चों, गांव शहर से किसी की काबिलियत तय नहीं होती, मेहनत से होती है। उस दिन के बाद धीरे धीरे गोपाल की काबिलियत ने सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाना छोड़कर उससे दोस्ती करने लगे। पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा चलाने के लिए गोपाल ने स्कूल के बाद एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। दुकान के मालिक शर्मा जी गोपाल की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। बेटा, यहाँ किताबें सही जगह पर रखनी है और ग्राहकों से अच्छे से बात करनी है। शाम को स्कूल के बाद आ जाना। जी शर्मा जी, मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा। धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। गोपाल हर रोज स्कूल के बाद दुकान पर काम करता और खाली समय में दुकान की ही किताबें पढ़कर अपनी पढ़ाई भी जारी रखता। शर्मा जी उसकी लगन देखकर अक्सर उसे पुरानी किताबें मुफ्त में दे देते। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गोपाल को गांव से एक चिट्ठी मिली। उसने बेसब्री से चिट्ठी खोली। ये पापा के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी थी, जिसे पड़ोसी हरिया काका के बेटे ने लिखने में मदद की थी। प्रिय गोपाल, तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे बारे में पूछती है। यहाँ सब ठीक है, फसल अच्छी हुई है इस बार। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हमारी चिंता मत करो। हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारा पापा रामलाल। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और मन ही मन एक नई ताकत महसूस की। पापा, माँ, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं जरूर कलेक्टर बनूंगा और आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। समय बीतता गया। गोपाल ने शहर के स्कूल में भी अपनी मेहनत से हर परीक्षा में टॉप किया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जब नतीजे आए तो पूरे स्कूल में उसका नाम गूंज उठा। इस साल हमारे स्कूल का, बल्कि पूरे जिले का सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला छात्र है गोपाल कुमार। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। गोपाल की आंखों में फिर से वही खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत अपने माता पिता को ये खुशखबरी बताने के लिए गांव फोन किया। पापा, मैंने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया है। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तेरी माँ अभी रो रही है खुशी से। तू बस ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। गोपाल की सफलता की खबर धीरे धीरे उसके गांव में भी फैल गई। पूरा रामपुर गांव अपने इस बेटे पर गर्व महसूस करने लगा, जो कभी नंगे पैर स्कूल जाता था। 10वीं के बाद गोपाल ने 12वीं भी शानदार नंबरों से पास की। अब उसके सामने था असली सपना, सिविल सेवा परीक्षा, यूपीएससी की तैयारी, जो उसे कलेक्टर बनाने का रास्ता खोलेगी। पर
पर ये रास्ता आसान नहीं था। इस परीक्षा के लिए बड़े शहर जाकर कोचिंग करनी पड़ती, जिसकी फीस लाखों में होती थी, और गोपाल के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। एक शाम गोपाल उदास मन से दुकान पर बैठा किताबें व्यवस्थित कर रहा था। शर्मा जी ने उसकी उदासी भांप ली। क्या बात है बेटा, आज बहुत उदास लग रहे हो? शर्मा जी, 12वीं के बाद मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है, कलेक्टर बनने के लिए। पर इसके लिए बड़े शहर में कोचिंग चाहिए, जिसकी फीस मेरी पहुंच से बाहर है। मुझे नहीं पता ये सपना पूरा भी होगा या नहीं। शर्मा जी कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए। बेटा, याद है वो कलेक्टर मैडम जिन्होंने तुम्हारे गांव की मदद की थी? तुमने बताया था ना उनके बारे में। कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की? गोपाल की आंखों में अचानक एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उसे याद आया, अंजलि वर्मा मैडम ने उसे अपना पता दिया था और कहा था जरूरत पड़े तो संपर्क करना। शर्मा जी, आपने मुझे याद दिला दिया। मेरे पास उनका पता अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। उस रात गोपाल ने पुरानी अलमारी से वो पत्र निकाला जो अंजलि वर्मा मैडम ने उसे बरसों पहले दिया था। हाथ कांप रहे थे, दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी। क्या ये पत्र गोपाल की जिंदगी की दिशा बदल देगा? क्या अंजलि मैडम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेंगी? जानने के लिए बने रहिए कहानी के आखिरी भाग में, जहां पूरा होगा एक गरीब किसान के बेटे का कलेक्टर बनने का सपना। रात के सन्नाटे में गोपाल ने कांपते हाथों से वो पुराना पत्र खोला जो अंजलि वर्मा मैडम ने उसे बरसों पहले दिया था। पत्र में उनका पता और एक फ़ोन नंबर लिखा था। अगली सुबह होते ही गोपाल शर्मा जी की दुकान से उस नंबर पर फ़ोन मिलाने पहुंचा। घंटी बजी, एक बार, 2 बार और फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हेलो, कौन बोल रहा है? मैडम जी, मेरा नाम गोपाल है। कुछ साल पहले मैं रामपुर गांव से आपसे जिला कार्यालय में मिला था फसल राहत के लिए। शायद आपको याद हो। कुछ पल की खामोशी छाई रही, फिर अचानक दूसरी तरफ से आवाज में एक गर्मजोशी उभर आई। अरे, वो होनहार लड़का जो कलेक्टर बनना चाहता था। बताओ बेटा, आज कैसे याद किया? मैडम जी, मैंने 12वीं पूरे जिले में टॉप की है। अब मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है, पर कोचिंग की फीस मेरी पहुंच से बाहर है। मुझे नहीं पता था किससे मदद मांगूं, तो आपकी याद आई। अंजलि मैडम की आवाज में गर्व और स्नेह दोनों झलक रहे थे। बेटा, ऐसे होनहार बच्चों के लिए ही सरकार की तरफ से मेधावी छात्र छात्रवृत्ति योजना चलती है, जो पूरी तरह मुफ्त कोचिंग और रहने खाने की सुविधा देती है। मैं खुद तुम्हारा आवेदन आगे बढ़वाती हूँ। तुम बस अपने कागजात लेकर राजधानी आ जाओ। गोपाल का दिल खुशी से भर उठा। उसने फोन रखा और सीधा दौड़ता हुआ शर्मा जी की दुकान पहुंचा। उन्हें गले लगाकर ये खुशखबरी सुनाई। पापा, मुझे राजधानी में मुफ्त कोचिंग मिल रही है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए। बेटा, भगवान ने आखिरकार तेरी मेहनत का इनाम देना शुरू कर दिया। जा बेटा, जीत के आ। हम दोनों तेरे साथ हैं हर पल। कुछ हफ्तों बाद गोपाल राजधानी पहुंचा। वहां का माहौल शहर से भी कहीं ज्यादा बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। देश भर से आए हजारों होनहार छात्र, जो सब उसी एक सपने के पीछे भाग रहे थे जिसके पीछे गोपाल भाग रहा था। कोचिंग सेंटर में पहले दिन गोपाल को थोड़ा असहज महसूस हुआ। बाकी छात्र अंग्रेजी में बड़ी सहजता से बात करते थे, जबकि गोपाल की हिंदी माध्यम की पढ़ाई ने उसे थोड़ा पीछे कर दिया था। तुम कहाँ से हो? यूपीएससी की तैयारी पहली बार कर रहे हो? हाँ, मैं एक गांव से हूँ, उत्तर प्रदेश से। अंग्रेजी में उतना अच्छा नहीं हूँ, पर मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। अच्छी बात है। यहाँ भाषा नहीं, ज्ञान और मेहनत मायने रखती है। चलो साथ में तैयारी करते हैं। गोपाल को यहाँ भी अच्छे दोस्त मिल गए, जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बने। अगले 2 साल गोपाल के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। रोज 14-14 घंटे पढ़ाई, अखबार पढ़ना, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना। कई बार असफलता भी हाथ लगी, पर हर बार गोपाल ने खुद को फिर से खड़ा किया। पहले प्रयास में गोपाल प्रीलिम्स परीक्षा में असफल हो गया। नतीजा देखकर वो टूट सा गया। उस रात वो अकेला अपने कमरे में बैठा रहा। क्या मैं सच में इस लायक नहीं हूँ? पापा माँ ने इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं और मैं। तभी उसके फोन पर पापा का फोन आया, गांव के पड़ोसी के फोन से। बेटा, सुना असफल हो गया। कोई बात नहीं। याद है जब खेत की फसल बर्बाद हुई थी, तब भी हमने हार नहीं मानी थी। एक असफलता तेरी मेहनत को झूठा नहीं कर सकती। उठ, फिर से कोशिश कर। पापा के शब्दों ने गोपाल के अंदर फिर से वो चिंगारी जगा दी। उसने आंसू पोंछे और अगले दिन से दोगुनी मेहनत से तैयारी में जुट गया। इस बार गोपाल ने अपनी कमजोरियों पर काम किया।
नेहा और उसके अन्य दोस्तों ने भी उसकी बहुत मदद की। रात दिन एक करके उसने हर विषय को बारीकी से समझा। गोपाल, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा अनुभव है। गांव की जिंदगी, किसानों की तकलीफें, ये सब निबंध और साक्षात्कार में तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। इसे अपनी कमजोरी मत समझो, अपनी सबसे बड़ी ताकत समझो। गोपाल को एहसास हुआ कि उसकी गरीबी और संघर्ष ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसने प्रीलिम्स फिर मेंस परीक्षा दोनों में दिन रात मेहनत करके सफलता हासिल की। अब बचा था आखिरी और सबसे कठिन पड़ाव, साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू से एक रात पहले गोपाल को अंजलि वर्मा मैडम का फोन आया, जो अब उसकी मार्गदर्शक बन चुकी थी। गोपाल, कल के इंटरव्यू में घबराना मत। जो कुछ भी पूछा जाए अपने दिल से, अपने अनुभव से जवाब देना। तुम्हारी कहानी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैडम जी, आपने मुझे जो रास्ता दिखाया उसके लिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। अगली सुबह गोपाल साक्षात्कार कक्ष में पहुंचा। सामने बैठे पैनल में अनुभवी अधिकारी बैठे थे। गोपाल की दिल की धड़कनें तेज थीं, पर चेहरे पर आत्मविश्वास था। गोपाल जी, आप एक किसान परिवार से आते हैं। बताइए, प्रशासनिक सेवा में आने के बाद आप किसानों के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? सर, मैंने खुद अपने पिता को फसल बर्बाद होने पर टूटते देखा है, साहूकारों के कर्ज में दबते देखा है। मैं चाहूंगा कि हर गरीब किसान तक सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंचे, बिना किसी कागजी अड़चन के। क्योंकि मैंने खुद वो दर्द जिया है, इसलिए मैं जानता हूं कि असली बदलाव जमीनी स्तर पर काम करने से आता है, सिर्फ फाइलों में नहीं। पैनल में बैठे सभी अधिकारी गोपाल के जवाब से बेहद प्रभावित हुए। उसकी सच्चाई, उसका अनुभव और उसकी विनम्रता, सब कुछ एक साथ झलक रहा था। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका गोपाल को वर्षों से इंतजार था, यूपीएससी का अंतिम परिणाम। गोपाल इंटरनेट कैफे में बैठा कांपते हाथों से अपना रोल नंबर खोज रहा था, और फिर उसकी आंखों के सामने अपना नाम आया, गोपाल कुमार, पूरे देश में शानदार रैंक के साथ सफल। मैंने कर दिखाया माँ, पापा, मैंने कर दिखाया। कैफे में मौजूद लोग हैरान होकर देखने लगे, पर गोपाल को किसी की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत गांव फोन लगाया। पापा, मैं पास हो गया, मैं कलेक्टर बन गया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कुछ पल बाद रामलाल की कांपती आवाज सुनाई दी। बेटा, तूने वो कर दिखाया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। आज मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ। फोन के दूसरी तरफ सीता की सिसकियां भी सुनाई दे रही थीं। ये आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि सालों की त्याग और तपस्या के फल के थे।